अकाउंट्स में ये 7th नंबर का लेक्चर इस चैप्टर का, वैसे अगर मैं काउंट करूं तो। और ये जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला पूरे जिंदगी का अकाउंट समझने के लिए। क्योंकि जब मैं अकाउंटिंग आपको सिखाता था तो मैंने एक बात आपको बताई थी, हम बिजनेस क्या देखने वाले, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले, याद रखना बेटा। और इतना सिंपल है ना कि आप लोगों को कहते हैं ना कि वो पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है, तो चीजें सच में आसान है। सीए करने वाले बच्चों को भी, या सीएमए करने वाले, सीएस करने वाले, एमबीए करने वाले बच्चों को अगर ये कंसेप्ट नहीं पता रहा तो उनको अकाउंट में या कॉमर्स में कभी मजा ही नहीं आएगा। देखो क्या होता है, जब हम अकाउंट सीखते हैं तो हमको पता है हम लोगों का रोल क्या है, इकोनॉमी को आगे लेके जाना, बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना। बिजनेस कब सही ढंग से चलेगा, जब हमें यह पता चलेगा कि वो बिजनेस हमें प्रॉफिट कमा के दे रहा है या लॉस में लेके जा रहा है। बराबर, प्रॉफिट और लॉस कब कैसे समझेगा, जब हमें यह पता चलेगा कितना कमाया है और कितना खर्चा कर रहे हैं। राइट बेटा। अब सवाल क्या है, देखो इस पूरे इसमें हम तो कॉमर्स लिए हैं, हमको पता है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस था, ठीक है, उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने कॉमर्स लिया है, वो आपको बुला रहा है भाई देख ले और बता कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि क्या हुआ है, लॉस। तो आप लोगों को ये प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग मतलब क्या, देखना पड़ेगा चीजों को कि क्या खर्चा है, क्या फलान लॉस है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको अपॉइंट तो कौन कर रहा है, ये बिजनेसमैन। सपोज इस बिजनेस का नाम था थाला 007 लिमिटेड, ठीक है, तो थाला लिमिटेड इसका नाम है। और इस बिजनेस में हमको अपॉइंट किया गया, हम यहां पे हैं, हम यहां पे बेचारे, तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना चाहिए। जो पुराने बच्चे उनको तो पता रहेगा ये बिजनेसमैन है जिन्होंने हमें अपॉइंट किया है, जो हमें हमारा फीस देगा, और ये बिजनेस है जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जो पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब समझिए जरा, पॉइंट ऑफ व्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं लिखता हूं रेंट, मतलब मैंने जो मैं क्लास चला रहा हूं ये रेंट पे है, तो रेंट मेरे लिए तो एक खर्चा होगा क्योंकि मैंने रेंट पे किया, मेरे लिए तो एक खर्चा है जो दे रहा है। लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए रेंट क्या हो जाएगा, इनकम, है ना। जिसने रिसीव्ड किया उसके लिए रेंट क्या हो जाएगा, इनकम, रेंट रिसीव्ड। तो अमोल कासार के लिए क्योंकि वो दे रहा है, एकेसीए के लिए रेंट ये एक्सपेंडिचर है, बट जो ओनर ऑफ प्रीमाइसेस है उसके लिए रेंट क्या हो जाएगा बेटा, इनकम हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो बिजनेस एंटिटी पहला कंसेप्ट हमें सीखना है, बट क्यों सीख रहे, क्यों का मतलब समझे तो बहुत बोर होता है पढ़ने को, इसीलिए सीखना है कि हमको यह समझाया गया है पहली कंसेप्ट में कि आप ये मत समझिए कि अमोल कासार इस क्लास में पढ़ा रहा है तो अमोल कासार ही सब कुछ है, नहीं। एकेसीए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अमोल कासार एक अलग इंडिविजुअल है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने आपको क्या समझा है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर व्हाट बेटा, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग है, तो आप इसे मिक्स मत कीजिए। इसीलिए दो कंसेप्ट जन्म लेती है, इस कंसेप्ट जो आप सीखने वाले हो। आपने पढ़ा एक, ये पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूं, और एक टर्म जो बच्चे थे उन्हें ये समझेगा, नहीं तो बाकी के पहले लेक्चर देख, बराबर है। बिजनेसमैन इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरू करता है, वो अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल। और मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस का जो बैलेंस शीट होता है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड दिखता है कि असेट साइड दिखता है बेटा, लाइबिलिटी। भाई क्योंकि ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बिजनेस बंद होगा तो ये पैसा वापस किसे लौटाना पड़ेगा, बोलो तो बिजनेसमैन को। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन सेम नहीं है, दोनों क्या बेटा, सेपरेट है। ओके। दूसरा, जो ये बिजनेस चला रहा है वो व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स। क्यों ड्रॉइंग्स, इसीलिए क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर क्या बेटा, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों सेम नहीं है। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हो, किसके अकाउंट, तो बिजनेस के, बिजनेसमैन के नहीं। अगर उसने खुद के यूज के लिए पैसा निकाला तो ये गलत चीज है भाई, आप उसका रिकॉर्डिंग करना, उसे ड्रॉइंग्स में लिखना, बिजनेस एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, या
यहाँ आओ। इतना बड़बड़ क्यों किया मैंने? हमें कंसेप्ट पढ़ना है। क्या कंसेप्ट का नाम है बेटा? बिजनेस एंटिटी। क्या नाम है? बिजनेस। आपको बात बताओ, फर्स्ट ईयर बीकॉम, F5 बीकॉम में 12वीं होने के बाद अगले साल पहला चैप्टर है अकाउंट का, जिसमें यही दिया हुआ है। ये सारा टर्म्स जो आप अभी पढ़ोगे, 4 में से 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं सेमिस्टर पास होने के लिए, और पहला चैप्टर पूरा ऐसे है। बीबीए के लिए अकाउंट्स के पहले चैप्टर में ये टर्म्स दिए हुए बीबीए के लिए। और बच्चे ने तो 11वीं में पढ़ना चाहिए, लेकिन 11वीं में हमको और कोई भी क्लास वाला ना थियरी पे सच में टाइम नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे ना बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि यार क्या ही करना है। और 11वीं में अपना इतना लेवल होता ही नहीं कि अपन इतने इंटेंसिटी से पढ़े। अपने को क्या होता है, सर अकाउंट है ना, फॉर्मेट बताओ, पोस्टिंग सिखाओ, रटवा दो हमें, ये इधर जाएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, खत्म। बाकी कंसेप्ट कोई तुम्हारा बेटा, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, आने दो टाइम। तुम जितना मैं दिल से बढ़ा रहा हूं उतना आप समझना। सर आप अपने आप में बाकी कॉमर्स के बच्चों से जो आने वाला बदलाव है वो कुछ ही टाइम में देखने वाले हो, जब बाकी सब बच्चे क्लास चालू कर देंगे, आपको कॉलेज में मिलेंगे या मार्क्स आएगा, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तब दिख जाएगा। ये पढ़ना चालू करते हैं। पहले तो हम लोग ये 4 लाइन तुम पढ़ोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अपने हिसाब से पढ़ना चालू करें। 1 मिनट का टाइम है आपको। पढ़ लिए? पक्का पढ़ा? अब जब इंग्लिश पढ़ते हो तो समझना पढ़ते वक्त, ये तुम्हें धीरे धीरे आदत लगानी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने पूछा ना क्या पढ़ा, बोलते रुको सर वापस बता। जब पहली बार पढ़ा तो क्या किया था, देखो यहाँ पे, दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट, विच कंसेप्ट बेटा? और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इंप्लाइज मतलब क्या शो करती है? बिजनेस का जो यूनिट है ये क्या है राजा? सेपरेट है एंड डिफरेंट है। किससे सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है? फ्रॉम द क्या? ओनर या तो ओनर्स। तो बिजनेस यूनिट अलग है, ओनर्स क्या है? अलग है। दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, जो व्यक्ति उसे कैपिटल दे रहा है मतलब ओनर, उससे बिजनेस क्या है? अलग है। तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, विच कंसेप्ट बेटा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? बिजनेस, एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये तुम्हें समझेगा। ट्रू और फॉल्स के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बेस्ड ऑन द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि आपने समझा तो आप ट्रू और फॉल्स का आंसर दे पाए। अगर आपने समझा ही नहीं होता तो बोलते जान दो, कुछ भी बोले यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो याद रखना, बेस्ड ऑन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम किसका पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नॉट फ्रॉम द क्या बेटा? ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हिंस, इसीलिए बिजनेस इज लाइबल टू ओनर फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। तो जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस को दिया है, वो कैपिटल जब बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को किसे वापस लौटाना पड़ेगा? ओनर को। तो भाई और बहनों, जो बच्चे नए हैं ना, उनके लिए मैं एक बात बताता हूं, और कॉलेज में पूछा तो अपना नाम रोशन करके आना भाइयों। एक होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि मैंने किसी से पैसा लिया, उसको चुकाना। जैसे कि एक सिंपल इसका एग्जांपल मैं देता हूं, क्या बेटा? बैंक लोन। बैंक से पैसा लिया तो मेरी लाइबिलिटी, मेरे को वापस देना पड़ेगा। किसी से उधार लिया है तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, उसको पैसा वापस देना है। अब सीन क्या होता है, ये लाइबिलिटी को आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैं खुद ओनर हूं, मालिक हूं बिजनेस का, और मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। 10 लाख रुपया मेरा खुद का पैसा, ना तो मैंने लोन लिया ना किसी से उधार लिया, तो ना बैंक लोन है ना क्रेडिटर, लेकिन खुद का पैसा मैंने बिजनेस में डाला। तो जो इनिशियली पैसा डालता है उससे क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। तो ये तो मेरा खुद का पैसा है, फिर लाइबिलिटी साइड को क्यों दिखता है? क्यों क्यों क्यों? बिकॉज बिजनेस एंटिटी
कंसेप्ट, भले आप ओनर हो लेकिन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं सर? बिजनेस। और ओनर ने भले पैसा बिजनेस को दिया है लेकिन बिजनेस को ये पैसा वापस किसे लौटाना पड़ेगा? ओनर को। इसीलिए एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कैपिटल कहां पे दिखता है? बैलेंस शीट के विच साइड? लायबिलिटी साइड। समझा क्या? पक्का दिमाग में घुसा क्या मैंने क्या बोला? और ये बहुत बड़ी बात गई है आपके दिमाग में। चलो मेरे को बताओ, हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? अपने वर्ड में बोलो। हम जो अकाउंट, कौन डिफरेंट है? ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस, एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू का बेटा ओनर। एंड हिंस जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। वो ओनर को वापस। समझ में आया? एग्री डिसएग्री में आएगा, लिखते आएगा बेटा। ओके पक्का, वेरी नाइस। तो यहां तक तो आपने पढ़ लिया, बहुत होशियार हो आप। आगे जाते आराम से एक एक टर्म करेंगे। तो अब दूसरा पढ़िए, दूसरे 4 लाइन पढ़े, दूसरा पैराग्राफ पढ़े। है ना? क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कौन सी कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ? ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन व्हाट बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन जो ओनर के वो बुक्स में रिकॉर्ड होते नहीं है। बट अगर ओनर देयर ट्रांजेक्शन विद बिजनेस, बिजनेस के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है, जैसे कि बिजनेस को क्या दिया है? कैपिटल, वो रिकॉर्ड करना। और बिजनेस से उन्होंने कोई कैश विड्रॉ कर लिया है, लेकिन किस यूज के लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। वो रिकॉर्ड करना। तो कैपिटल और ड्राइंग जैसी चीजें रिकॉर्ड करो, बाकी ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते नहीं है। सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ट्रू और फॉल्स? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बोथ पर्सनल एज वेल एज बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। फॉल्स। व्हाई? ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते नहीं है। सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड होगी। बट एज पर विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बात, ध्यान में रहेगा? ओके चलो। और इट इंप्लाइज दैट बिजनेस इटसेल्फ अपने आप में एसेट्स को ओन करता है और लाइबिलिटीज को रखता है करके। तो एग्जांपल, हाफ ऑफ द बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस ऑफिस। एक पूरा एक बिल्डिंग है सपोज, इसके दो पार्ट है। एक पार्ट बिजनेस ऑफिस के लिए यूज किया जा रहा है एंड अदर हाफ बिल्डिंग यूज फॉर क्या बेटा? रेसिडेंस। रेसिडेंस समझता है ना, वहां पे मालिक रहता है। तो आपने देखा रहेगा किराना दुकान, ऊपर घर में रहते, नीचे किराना दुकान है करके, या जो भी कोई भी दुकान है। तो आधा इमारत यूज हो रहा है रेसिडेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए। आधा बिल्डिंग किसके लिए यूज हो रहा है? बिजनेस के लिए। द टोटल रेंट ऑफ बिल्डिंग, टोटल रेंट कितना है बिल्डिंग का? 50,000। मुझे बताना बिजनेस एक्सपेंडिचर कितना होगा? आधे चले सर, क्या बोला आप? बोलो। 50,000 रुपया रेंट दिया मैंने पूरी बिल्डिंग का। आधी बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रही है, आधी रेसिडेंस के लिए यूज हो रही है। तो बिजनेस के लिए कितना खर्चा होगा? आधा। तो 50 का आधा कितना होता है? 25,000। तो आप क्या करोगे? देन ओनली 25,000 विल बी डिडक्टेड एज अ ड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। मतलब सर ये क्या बोला है? इसका मतलब उन्होंने कहा कि कितना रिकॉर्ड करोगे? 25,000 ही रिकॉर्ड करोगे, और 25,000 जो पर्सनल यूज है उसे क्या ट्रीट करेंगे? ड्रॉइंग्स। और वो कैपिटल में से क्या कर देंगे? रिड्यूस। तो समझ में आया क्या? सर वापस एक बार बोलो। ड्रॉइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए जो होता है उसे क्या कहता है? ड्रॉइंग्स। और बिजनेस के लिए कहते हैं उसे नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। तो आपका पहला कंसेप्ट खत्म हुआ। पहले कंसेप्ट का नाम क्या था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे? मैं आपको नोट्स निकालना सिखाता हूं, पूरे नहीं निकालने। आपको लिखना है पहले कंसेप्ट का नाम, बोलो क्या है? बिजनेस। लिख लो चलो। एंटिटी कंसेप्ट। आपको किसमें से नोट्स निकालने पता है? 3 पैराग्राफ है आपके सामने मॉड्यूल में। अब 3 पैराग्राफ से छोटे छोटे पॉइंट्स निकालना है। पहला पैराग्राफ क्या देखो, और आप मुझे बताओ क्या निकाल सकते हैं इस पहले पैराग्राफ से। इधर गया।
पहले पैराग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हो बोलो? बिजनेस यूनिट इज सेपरेट फ्रॉम क्या बेटा? ओनर। ये लिख सकते हैं, बिजनेस यूनिट सेपरेट फ्रॉम क्या? ओनर। पहला तो एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैं लिख सकता हूं कि बिजनेस यूनिट इज सेपरेट, और इसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्या बेटा? ओनर। ओनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल। अब इतना लिखने का नहीं अपने को, मेनली इतना पॉइंट लिखा तो भी चलेगा कि बिजनेस यूनिट इज डिफरेंट। यहां पे डिफरेंट भी लिख सकते हो, सेपरेट, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम क्या बेटा? दी ओनर। पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या लिख सकते थे, ढूंढो तो। दूसरा क्या होता था? अकाउंट प्रीपेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्या बेटा? बिजनेस, एंड नॉट फ्रॉम क्या? ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स प्रीपेड, कभी भी हम अकाउंट बनाएंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इतना ही लिखो चलेगा ना, नॉट ओनर तो क्या है, दिक्कत नहीं, इतना लिखा तो मानना जाएगा कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया जाएगा। अकाउंट्स प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हो, एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। लिख दो, लिख ही लेते। और अभी ये आप लिखना है यार कि इसीलिए कैपिटल क्या होता है, देना पड़ता है बिजनेस को, किसे? ओनर को। मतलब आप ये ध्यान में रखिए, बाकी आपको लिखना है तो लिख सकते हो वहां पे देख के। आप थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक में देख के क्या पॉइंट बता रहा हूँ देखो, हिंस आप लिखना है तो आप लिखो, फिर आप बोलोगे सर पूरा ही लिखा दिया। तो अगर कोई सवाल है, हिंस बिजनेस लाइबल होता है ओनर को क्या? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो कैपिटल जो ओनर देता है वो बिजनेस की लाइबिलिटी की उसे वापस करे, इसलिए कैपिटल कहाँ पे दिखता है? बिजनेस के बैलेंस शीट के कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड। फिर क्या लिखू? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। लिखो, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरा पॉइंट में ये लिख सकता हूं, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड क्या बेटा? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट पर्सनल। तो आप टेक्स्ट बुक में देख के लिखो तो भी चलता है। ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस। नॉट, और लिख देना नॉट पर्सनल, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर नॉट आर नॉट रिकॉर्डेड, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। लिख लो, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर नॉट क्या बेटा? नॉट रिकॉर्डेड, पर्सनल नॉट रिकॉर्डेड। बस इतना लिखा, खत्म हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मतलब आप बाकी और भी अपने हिसाब से एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो, बट ये कंसेप्ट याद रखो। समझा इतना? पक्का? लर्न कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, इतने पॉइंट तुमको रिकॉल होने चाहिए अभी के अभी। क्लास में मेरे साथ करो, चलो। ऑनलाइन वालों आप भी करो, आगे लेक्चर मत लेना, तुरंत करो। तो दिमाग में ऐसे आंखें बंद करके सोचो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि थियरी बॉस तुमको याद आना चाहिए। नहीं याद आया तो वापस देखो, वापस सोचो। ऑनलाइन में जो बच्चे कर रहे हैं ऐसे ही पढ़ना है, भाई नहीं ज्यादा। चलो मेरे को एक एग्जाम्पल बताना,
ये देखो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग के दो पार्ट है, ये ए और ये बी। 50% ए पार्ट है, 50% बी पार्ट। और इस बिल्डिंग, ये बी जो पार्ट है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। और ये वाला पार्ट जो ओनर है वो रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, खुद रह रहा है। तो इस पूरे बिल्डिंग का 1 लाख रुपया रेंट दिया। कितना? 1 लाख रुपया। बिजनेस पर्पस से कितना अमाउंट हुआ? कितना? 50,000। तो आप बुक्स में बिजनेस के एंगल से कितना रिकॉर्ड करोगे? बिजनेस का 50, और रिमेनिंग 50 ड्रॉइंग्स करके क्या कर दोगे? कैपिटल में से लेस। बट ये कौन सी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो अगर कॉलेज में कोई टीचर पूछे, या कॉलेज छोड़ो यार, कॉमर्स लिया है तो अभी हमें टॉप पे रहना है। आपको कोई भी पूछे कि तू असं का केलं, असे कोणती कंसेप्ट है, अगर नहीं बोला तो बोलेगा रट्टा मारला है। अभी पता है ना सर हमने क्यों किया? हमको पता है कंसेप्ट। एज पर विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और ये सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो पढ़ा रहा हूं एज इट इज, ये पूरा कंसेप्ट एज इट इज है। आपसे समझो कि आपका सीए का पढ़ाई चल रहा है, 2 मार्क्स के लिए आता है ये चीज, समझा? यस और नो? यस। इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। 11वीं के बच्चों को इतने डिटेल में कोई नहीं बताता बेटा, क्योंकि उनको उनको कुछ लेना देना नहीं होता कि क्या सीन है, छोड़ दो। चलो इतना काफी था, हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे, चलो मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? गूगल करके बताना मुझे। दुनिया वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन करो गूगल पे। एलोन मस्क आया था, अभी को बदल गया होगा, बहुत दिन हुए। देखो हर दिन पैसा बदलते जाता है, देख लो एक बार। रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? रहते लेट आए हैं। लेक्चर रिकॉर्डिंग देखना। कौन यात्रा है? हाँ हाँ, एलोन मस्क की है। एलोन मस्क की है क्या? क्या पता सर, काय टाइप करायचं बेटा, असं टाक रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एलोन मस्क। कितना है बेटा? अच्छा, 1 नंबर पे एलोन मस्क है, दूसरे पे कौन है? नाम नहीं पढ़ते आ रहा, तीसरे पे पढ़ो, इजी होगा तो। बेजोफ है ना, अमेजोन वाला टकला, जेफ बेजोफ। चौथे पे कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ओके, पांचवे पे कौन है? 4 ही दिए क्या? 4 तो दिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या आगे क्या दिया हुआ है? अगर ये टॉप रिचेस्ट पर्सन बोल रहे तो कैसे, क्या दिया है आगे? चेंज हो गया बेटा, थर्ड एलन मस्क है ना, ठीक है। आज जो भी है, मतलब अभी चलो ये चेंज हो, वापस से लिखते हैं। लेकिन ये जो तुमने बोला अमीर है, इसको, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्यों अमीर है? डॉलर में कुछ लिखा है क्या? रुपीज में कुछ लिखा है क्या? हाँ, क्या बेटा? मनी में लिखा हुआ है। क्या ऐसे बोला क्या विराट कोहली अमीर है, लेकिन कितना अमीर है? तो अगर विराट कोहली ने बोला मेरे पास ना 4 बंगलो है, तुमको बोला भाई तुम कितने अमीर हो, मेरे पास 4 घर है, तो तुम 4 घर थोड़ी ना बोलोगे। ये बचपन में ऐसा ड्राइंग निकालते अपन घर। तुम 4 घर थोड़ी ना बोलोगे, इस घर को तुम मॉनेटरी वैल्यू करोगे कि नहीं करोगे? अगर इसमें से तुम्हारा एक घर एकदम पॉश एरिया में, कॉलेज रोड पे है, तो इस घर का प्राइस में भी 1 करोड़ होगा। ये घर एकदम ही दूर है, इसका प्राइस में भी 1 लाख रुपया होगा। ये घर एकदम छोटा है लेकिन मुंबई में एकदम समंदर के सामने, तो इसका प्राइस 3 करोड़ होगा। ये तो छोटा लेकिन एकदम, सर, और ये घर का प्राइस है सपोज 4 करोड़, एकदम भारी जगह पे था। अब टोटल कितना वेल्थ है मेरे पास, बोलो तो, गिनो तो। मैंने बोला ये इंसान कितना अमीर है, 4 घर है और सबका, तो मैंने क्या बोला, ये जो व्यक्ति है कितना अमीर है, तो आप इसके सामने ऐसे लिखोगे क्या? 4 हाउसेस। क्या लिखोगे? कितना अमीर है, तो आप इसके सामने क्या वर्ड लिखोगे? 1 लाख नहीं, ये भी 1 करोड़ पकड़ना, 1 करोड़, 1 लाख पकड़ा क्या? ठीक है, 1 लाख। चलो 3 और 4 कितना बेटा? 7 और 8, 8 करोड़ 1 लाख। ठीक है, ये 1 करोड़ दान में दे दो, लेकिन 8 करोड़ का तो मालिक रहेगा। तो मुझे बताना अब कौन सा सेंसिबल लग रहा है, मैं ऐसे बोलूं 4 घर है वाला कि 8 करोड़ का मालिक है, क्या सेंसिबल लग रहा है? 8 करोड़ ना, 8 CR। तो इसे मॉनेटरी कंसेप्ट कहते हैं। अभी जो पढ़ने वाले, मॉनेटरी मतलब क्या, उन्होंने क्या बताया है कि कभी भी हम कॉमर्स में, अकाउंट में ये नहीं बोल सकते मेरे पास गाड़ी है, उस गाड़ी का वैल्यू क्या है। आप लोग रुपीज, भारत में हो तो रुपीज में बोलोगे, यूएसए में हो तो डॉलर्स में बात करोगे, कोई भी कंट्री का जो जो
मनी है, तो इसको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलते हैं बेटा। जो पढ़ने वाले हैं ना मनी में एकदम फालतू यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर ये क्या है, लेकिन बच्चों को ना पता नहीं रहता। ये देखो, ये देखो, ये एग्जाम्पल पढ़ो पहले तो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का एग्जाम्पल पढ़ो, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा मनी मेजरमेंट का। समझा? समझा ना कि अगर बिजनेस के पास 5 कंप्यूटर है, 2 टैबलेट है, 3 चेयर है, टेबल्स है, सॉरी 3 चेयर्स है, द असेट कैन नॉट एडेड क्या बेटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन, जब तक हम इसको किस में कन्वर्ट नहीं करते, पैसों में। तो हम जब कहेंगे कि दे आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, कि मेरा जो 5 कंप्यूटर 1,50,000 के है, फिर 15,000 के टेबल है, 2,500 के चेयर्स है, तो जब हम इसे मनी में बोलते हैं, मनी में मेजर करते हैं, तब उसका कोई तो क्या होता है, यूज होता है। इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है बेटा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एग्जांपल याद रहेगा, दैट्स ऑल। एक बार पहला पैराग्राफ पढ़ लो। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए बेटा, वही ट्रांजेक्शन जिसे हम किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द कंसेप्ट इंप्लाइज दैट ओनली दोस ट्रांजेक्शन which can be expressed in terms of क्या बेटा, money are recorded in the books of account. Since money serve as the medium of exchange, transaction expressed in money are recorded and ruling currency of the country measuring क्या बेटा, यूनिट। अब इतना लिखने की है तो मैं आपको बोलूंगा भी नहीं, आप अपने हिसाब से घर पे जो अच्छा लगता है वो लिख के आना। रूलिंग कंट्री, इंडिया रूलिंग कंट्री, अभी इंडिया में तो इंडियन रुपीज में ही लिखना पड़ेगा, डॉलर में लिखोगे क्या, नहीं। यूएसए में रहोगे तो किस में लिखोगे, डॉलर्स में। ओके डन। ये देखो, ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रू और फॉल्स। ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या होगा, फॉल्स, कि जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रांजेक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं। देखो, आपका वर्किंग कंडीशन, क्लास में एसी लगा है कि एसी नहीं लगा है, आपके एम्प्लॉय ने स्ट्राइक किया है कि नहीं किया है, आपका एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है कि नहीं है, आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, ये मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको मनी में बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं है, क्योंकि इसको मॉनेटरी कोई वैल्यू नहीं है करते। दे आर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस, मनी सर्व एज अ कॉमन मेजर बाय, इतना ही लिखो यार, चलो। तो हेट्रोजीनियस फैक्ट्स होता है, तो आपको ज्यादा नहीं, इतना बोलो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है बेटा, कि कोई भी चीज, आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे आपके पास 2 टेबल है, ये वैलिड नहीं है, आपको क्या बोलना पड़ेगा, इनका क्या क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, क्या दिखाना पड़ेगा, वैल्यू। कौन से टर्म में, इंडिया में रुपीस, तो इसको कौन सा कंसेप्ट कहते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। घर से लिख के लाओगे इतना, यस और नो, 2 ही है, थियरी है, तो अपन 2 कंसेप्ट यहाँ पे करेंगे, कॉस्ट वगैरह कल। अभी मैं दूसरे चैप्टर पे आऊंगा, तीसरा चैप्टर से अपना प्रैक्टिकल चालू होगा, एक्चुअली दूसरे से थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तीसरा मेन चैप्टर है जर्नल एंट्री, चौथा है लेजर, पांचवा है सफ्टवेयर बुक। ये 5 चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन इन सबका बेस रहता है पहले 2 चैप्टर। अगर पहले 2 चैप्टर नहीं समझे तो मैं बोलता हूं आपको आगे का कुछ भी नहीं समझेगा। पहले 2 समझे अकाउंट में तो अगले 3 समझेंगे, और 5 हो गया फिर बीआरएस, और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। घर से इतना करके लाओगे, ठीक है। तो अभी मैं वापस आपको छोटा सा ब्रेक दूंगा, क्योंकि 6 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि आधा घंटा अभी भी क्लास का बाकी है, लेकिन ये ज्यादा बोर हो रहा है थियरी थियरी थियरी, इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। तो 2 कंसेप्ट आज किए सिर्फ, कौन सा, कॉस्ट और क्या, मनी मेजर, ठीक है। तो इतना अभी रुकते हैं, 6 मिनट का ब्रेक, और फिर